हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी तरह के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ स्टैटिक के वो पोर्शन जो इन न्यूज़ के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रेलिवेंट हो गए हैं, इन सब पर एक सरसरी निगाह डालते हुए बहुत ही कम समय में हम आज की सारी करंट अफेयर से अप टू डेट हो जाएंगे आने वाले कुछ ही मिनटों में। ठीक है, तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए चलते हैं आज की पहली न्यूज़ आइटम पर, जो कि आप देख सकते हैं मैं हमेशा की तरह अपने लैंडिंग पेज पर आपके फ्रंट स्क्रीन पर ही मैंने डाल के रखा हुआ है, जो कि ये है कि टुडे इज़ इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। इसको नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कहा जाता है। 2009 से यूनाइटेड नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, नेल्सन मंडेला का देखिए, नेल्सन मंडेला के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, आप जाके उनका विकीपीडिया पेज पढ़ सकते हैं। नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष थे। साउथ अफ्रीका में अश्वेत लोगों के खिलाफ, ब्लैक लोगों के खिलाफ जो अपार्थाइड की, रंग भेद की पॉलिसी थी, जो कि बाकायदा कानून बनाकर वहाँ पर अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। 1990 तक ये प्रथा वहाँ पर चलती थी, उसके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। ये नेल्सन मंडेला जी जो हैं महात्मा गांधी के आदर्शों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इन्होंने अहिंसक तरीके से, एक नॉन वायलेंट तरीके से अपनी क्रूसेड को इन्होंने पूरा कैरी आउट किया है। ठीक है, कई लोग आज के दिन में कहते हैं कि महात्मा गांधी ने थोड़ी ना हमें आज़ादी दिलाई थी, वो तो कहीं हिंसा के ज़रिए हमें मिली थी, अहिंसा से कुछ नहीं मिलता है। तो उन्हें इनके नेल्सन मंडेला के, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के और म्यांमार में ऑंग सांग सूची के उदाहरण दिए जाने चाहिए। दुनिया के हर विश्वविद्यालय में एक गांधीयन स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है। इसी से साबित होता है कि अहिंसा के ज़रिए बिल्कुल महात्मा गांधी ने जो जो कहा है वो सब हासिल किया जा सकता है, उसी के ज़रिए किया गया है। ठीक है, तो जब जब हम नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन सबको याद करें, तब तब हमें ज़रूर याद करना चाहिए कि इनके राजनीतिक गुरु हमारे अपने महात्मा गांधी थे। ठीक है, और आने वाले समय में जिस तरह की भी राजनीतिक प्रथा, राजनीतिक प्रोसेस हमारे देश में होगी, हर किसी के केंद्र में हमें महात्मा गांधी को ही रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आज चलते हैं, देखते हैं आज की पहली न्यूज़ में हमें क्या पता चलता है। आज की पहली न्यूज़ है, देखिए, दिल्ली हॉस्पिटल्स सी कावासाकी लाइक सिम्टम्स इन चिल्ड्रन विद कोविड। ठीक है, एक कावासाकी डिजीज़ होती है बच्चों में। पहला जो यहाँ पर देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है पैराग्राफ, कावासाकी डिजीज़ इज़ अ सिंड्रोम ऑफ अननोन कॉज दैट लीड्स टू फीवर एंड मेनली अफेक्ट्स चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। ठीक है, ये किस वजह से होती है ये पता नहीं है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुछ तरह के सिम्टम इसमें दिखाई देते हैं, उन्हें कलेक्टिवली कावासाकी डिजीज़ कहा जाता है। ठीक है, कावासाकी एक जापानी नाम है। लोगों ने बजाज कावासाकी, आपने मोटरसाइकिल का नाम सुना होगा, आजकल आती है कि नहीं पता नहीं, पहले आती थी। तो कावासाकी ज़रूर कोई जापानी रिसर्चर रहे होंगे जिन्होंने इस बीमारी की खोज की होगी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेस्कुलाइटिस वेयर ब्लड वेसल्स बिकम इन्फ्लेम्ड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो पूरे शरीर में आप देख सकते हैं ब्लड वेसल्स जो हैं यहाँ पर बता रहे हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, फूल जाते हैं, उनको कहा जाता है कावासाकी डिजीज़। तो जिन बच्चों में, कई बच्चों में कोरोना होने की वजह से इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी क्या, जो कि रैशेज़ और इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बच्चों में दिखाई दे रही है। और क्या होता है कि बच्चे जब अस्पताल आते हैं तो उनमें सिम्टम्स होते हैं रैशेज़, इन्फ्लेमेशन, और कहा जा रहा है हाजमा भी ख़राब होता है बच्चों का। लूज मोशन वगैरह की शिकायत देख के बच्चे अस्पताल में पहुँचते हैं और उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डॉक्टर करते रहते हैं, पर हुआ ये रहता है कि उनको कोरोना हुआ है, जिसकी वजह से ये सारे कावासाकी डिजीज़ जैसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, पर पता नहीं चल रहा है, कोई कोरोना का टेस्ट करने की भी बात नहीं कर रहा है। तब तक में वायरस का पूरे बॉडी में स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इससे बच्चों की मोर्टेलिटी भी हो जाती है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। और आप ये भी जानते हैं कि बूढ़ों के साथ साथ बच्चे भी जो है इस बीमारी के प्रति स्पेशली ससेप्टिबल हैं, ज़्यादा खतरा है उन्हें इस बीमारी से। ठीक है, तो इसलिए ये बात अब लोगों की ध्यान में आ रही है। तो अब जाहिर बात है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स इस बात को लेकर अलर्ट रहेंगे कि अगर हाजमे की खराबी और रैशेज़ और इन्फ्लेमेशन जैसी सिम्टम लेकर भी बच्चे आते हैं तो उन्हें ज़रूर कोरोना की टेस्टिंग उनके लिए करेंगे और देखेंगे अगर कोरोना है तो कोरोना का इलाज चालू कर देंगे। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यू वर्दी पॉइंट क्या है, देखिए, आप चाहें तो पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ दिया हुआ है। इसमें एमसीक्यू वर्दी पॉइंट है, आपसे कावासाकी डिजीज़ के बारे में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ कावासाकी डिजीज़, और विच ऑफ द दीज सिम्टम्स बता देगा यहाँ पे, वेस्कुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन, रैशेज़, ये तो बोलेगा कि ये सिम्टम्स किस बीमारी के माने जाते हैं जनरली, तो ये कावासाकी डिजीज़ के माने जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आज की अगली न्यूज़ आइटम पर।
आज की अगली न्यूज़ आइटम है, देखिए 2 फर्म्स स्टार्ट ह्यूमन ट्रायल्स फॉर देयर कोविड-19 वैक्सीन। ये एक बहुत ही इंकरेजिंग बात है कि कोविड-19 वैक्सीन के 2 फर्म्स ऐसे अब ह्यूमन ट्रायल तक पहुंच चुके हैं ना। तो इसमें देखिए सबसे पहला तो जो कोवैक्सीन बना रहे हैं भारत बायोटेक कंपनी है और दूसरा जाइडस कैडिला है। ठीक है, इस न्यूज़ में 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बना रहा है वो ये जो है ये इनएक्टिव वायरस के ज़रिए बना रहा है। आपको पता होगा कि कई सारे वैक्सीन ऐसे होते हैं जिसमें उस वायरस को ही इनएक्टिवेट करके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे बॉडी उसकी एंटीबॉडी तैयार कर देती है, उसका रिस्पॉन्स तैयार कर देती है। ठीक है, तो देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है तो 9 पेशेंट्स को इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दिया जा चुका है। आने वाले दिनों में 12-15 कैसे इन लोग क्या इनका शेड्यूल है ये सब बताया गया। ये तो जाहिर बात है आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। आपको याद रखना है कि कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक ने डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर, तो वो एक इनएक्टिवेटेड वायरस है। ठीक है, उसके ज़रिए वो ये वैक्सीन बना रहे हैं। दूसरा जो ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किया है कि वो कैडिला कंपनी के द्वारा जाइडस कैडिला ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। तो उनका प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है। ठीक है, तो वो प्लाज्मिड DNA को इंजेक्ट करके कोरोना के लिए कोई बॉडी में ऐसा रिस्पॉन्स तैयार करेंगे कि कोरोना सामने वाले व्यक्ति को नहीं होगा। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या जो मैंने 3rd कॉलम में हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज़ अ रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है रैंडमाइज, सबसे पहले रैंडम स्टैटिस्टिक्स जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं रैंडम ऐसा होता है कि हम किसी पर्टिकुलर हम ऐसा कोशिश करें कि हम जिन लोगों में ये टेस्टिंग कर रहे हैं वो हर तरह से रैंडम हो, यानी उसमें हर आयु वर्ग के लोग हों, उसमें हर आप समझिए मेल फीमेल हों, उसमें हर इनकम ग्रुप के लोग हों, उसमें ऐसे लोग हों जिन्हें डायबिटीज़ हाई BP की शिकायत है, ऐसे लोग हों जिन्हें डायबिटीज़ हाई BP की शिकायत नहीं है, फिर उसमें देश के अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं लोग हों, ताकि ऐसा ना हो क्योंकि अलग अलग इलाकों के जेनेटिक मेकअप में भी लोगों के कुछ हेरफेर हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर तरह के लोगों पर ये दवाई ज़्यादा असर कर जाए, तो हम ऐसा अज्यूम कर लें कि ये दवाई तो बिल्कुल काम नहीं करती है या पूरा काम करती है, जबकि असल बात यह है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग के प्रति रिस्पॉन्स था जिसको कि हमने पूरे समाज के प्रति रिस्पॉन्स मान लिया। तो रैंडम लोगों पे हम करेंगे ये टेस्ट। डबल ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, कई लोगों को कहा जाएगा कि आपको वैक्सीन दिया जा रहा है और उसमें आधे लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो तब हम उसमें किसी को नहीं पता है, जिसको दवाई मिल रही है उसको नहीं पता है कि मुझे दवाई मिल रही है कि नहीं, है ना। और साथ ही साथ एक ऐसा ग्रुप होगा जिसको बोला जाएगा कि आपको दवाई दी जा रही है और उसको कुछ नहीं दिया जाएगा, तो वो प्लेसिबो होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोच के ही लोग ठीक हो जाए, ये सोच के कि हमें वैक्सीन दिया जा रहा है ज़रूर अब हमारी बॉडी में कुछ रिस्पॉन्स आएगा, ऐसा। तो प्लेसिबो क्या होता है आप सबको पता होगा, नहीं पता है डेफिनेशन पता कर लीजिए, इसकी गूगल कर लीजिए। और जो है यहाँ पर डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, प्लेसिबो कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर CTRI जो है वो ये बता रहा है कि इसमें 12 से 18 महीने लगेंगे। द कोवैक्सीन फेज़ 1 and 2 ट्रायल्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक 1 year and 3 months। 12 से 15 महीने इसमें लगेंगे। ठीक है, हालांकि हमें ऐसा बताया गया कि 15 अगस्त को ये कोवैक्सीन लॉन्च हो जाएगी, तो अब ये तो नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सी बात को सच माना जाए। ठीक है, चलिए वो आने वाले समय में, अगस्त अब बहुत दूर नहीं है, हमें पता चल जाएगा कि वैक्सीन आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो है एट 273 मिलियन इंडिया रिकॉर्ड्स लार्जेस्ट रिडक्शन इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। UN की रिपोर्ट आई है। ठीक है, बहुत ही अच्छी खबर है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर गया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है ये आगे मैं आपको बताऊंगा, पर बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो इंडिया में काफ़ी कम हो गई है। और एक तो पॉवर्टी का लेवल कम हो गया, यानी जो गरीब हैं वो भी अब उतने खतरनाक तरीके से गरीब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, गरीबों की तादाद भी काफ़ी कम हो गई है। 2 से 10 सालों में देखिए 2005 से 2015-16 इन 10 सालों में 273 मिलियन यानी लगभग 27 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठा लिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है।
तो उसमें देखिए कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई, इन दोनों एजेंसीज़ ने मिलकर ये रिपोर्ट निकाली है। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछ लिया जाएगा एमसीक्यू में कि किसने रिपोर्ट निकाली है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज हैव क्रिएटेड दिस रिपोर्ट अबाउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा, ये दोनों एजेंसीज़ का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, नोट करके रख लीजिए। ठीक है, ये बता रहे हैं कि 75 उन देशों में जिनमें इन्होंने ट्रायल किया, उसमें से 65 देशों में दे हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड देयर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लेवल्स बिटवीन 2000 एंड 2019। यानी ये जो 20 साल रहे हैं ये दुनिया के लिए आर्थिक दृष्टि से आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंटली अगर 75 में से 65 देशों में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हो रही है तो इसे अच्छी ही बात माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है। इट इनकम्पासेस वेरियस डिप्रीवेशंस एक्सपीरियंस्ड बाय पीपल इन द कैटेगरी इन देयर डेली लाइफ्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, गरीबी यानी सिर्फ पैसा कम होना या आम खाने के लिए कम सामान मिलना। पहले ऐसे ही टेस्ट करते थे कि किसकी आमदनी कितनी है। ठीक है, आमदनी कितनी है ये मेजर करना मुश्किल काम हो गया, क्योंकि सिर्फ लोगों से ही आप पूछ सकते हैं। इस तरह के काम धंधे जो जहाँ लोग करते हैं, जहाँ कोई उनको सैलरी स्लिप नहीं मिलती है, तो आप कैसे पता करेंगे कि वो कितना कमा रहे हैं। तो फिर एक तरह से सैम्पल सर्वे से देखने लगे कि इस इलाके के लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये भी उतना ज़्यादा एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा था। तो यहाँ पर देखा गया कि और गरीबी की वजह से जो और सब डायमेंशंस हैं, सिर्फ पैसा कितना आ रहा है, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो नहीं, और जो गरीबी की वजह से जो विभीषिका लोगों को झेलनी पड़ती है। देखिए, पुअर हेल्थ, लैक ऑफ एजुकेशन, इनएडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड्स, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, द थ्रेट ऑफ वायलेंस एंड लिविंग इन एरियाज दैट आर एनवायरमेंटली हैजार्डस। ठीक है, ये सब बातों को हम चेक कर सकते हैं और ये मान के चल सकते हैं कि ये सब परिस्थितियाँ जिनके जीवन में हैं तो वो जो है गरीबी से जूझ रहे हैं। इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहा जाता है। ठीक है, तो जो 65 देशों में जहाँ पर ये गरीबी कम हुई है वहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वैल्यू भी कम हुआ है। 50 ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। 65 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स उन्होंने कम किया है, यानी कि जो गरीब हैं वो उतनी गरीबी अब नहीं झेल रहे हैं, है ना। जिस तरह की गरीबी की विभीषिका थी, जो उनकी परेशानियाँ थी, वो कम हुई है। और 50 देशों में एब्सोल्यूट नंबर भी कम हुए हैं जो लोग गरीबी रेखा के जी रहे थे। ठीक है, 273 मिलियन पीपल इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कमी आई है, गरीबी से ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, द रिपोर्ट ऑल्सो सेड दैट आर्मीनिया, इंडिया, निकारागुआ और नॉर्थ मैसेडोनिया हैव हाफ्ड देयर ग्लोबल MTIT वैल्यूज़ एंड डिड सो इन 5.5 to 10.5 ईयर्स। ठीक है, आधे से कम कर लिया उन्होंने गरीबों की संख्या को। तो ये बता रहे हैं कि देखिए अगर देश चाहें, ये बता रहे हैं कि अगर इफ़ द कंट्रीज़ रियली वांट टू डू दिस, ऐसा किया जा सकता है, ये संभव है। दुनिया का 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 20% पॉपुलेशन जो है वहाँ पर ये इसका प्रभाव देखा गया है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी है, तो इसी वजह से ये चीज़ें कम हुई है। तो ये आपको एग्जाम के लिए 2-3 पॉइंट आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू में ये पॉइंट आ सकता है कि इंडिया में पॉवर्टी कम हुई है। दूसरा आपको पूछेगा कौन सी एजेंसीज़ ने ये रिपोर्ट निकाली है। तीसरा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो ये जो 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनएडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड्स, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क वगैरह, जो हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने यहाँ पे, इन सब को नोट कर लीजिए। ये सब आपको वहाँ पर मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पर, जो कि है देखिए डिलिमिटेशन की बात चल रही है नॉर्थ ईस्ट में, उससे रिलेटेड एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला हो गया है। एक तो मेंस में ज़रूर से ज़रूर आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, लेकिन प्री के लिए भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल बहुत अच्छा निकाला है इंडियन एक्सप्रेस ने, तो उस पर मैं आज आपको बताता हूँ। ठीक है, डिलिमिटेशन सबसे पहले क्या होता है। देखिए, अलग अलग देश के इलाकों में पॉपुलेशन अलग अलग तरीके से चेंज होता है ना। तो हमें कोशिश ये हमारी रहती है कि वो जैसे एक असेंबली की सीट है या एक लोकसभा की सीट है, तो हर लोकसभा की सीट पे बराबर लोग रहें, समझ रहे। यानी ऐसा ना हो कि किसी एक इलाके के लोगों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जा रहा है पार्लियामेंट में, कहीं तो जो है हर लाख आदमी पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंच रहा है और कहीं 10 लाख लोगों पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंच रहा है। ये तो गलत हो जाएगा। तो अलग अलग इलाकों से अलग अलग तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो समय समय पर हम इस तरह की डिलिमिटेशन करते रहेंगे। पार्लियामेंट की सीटों का साइज़, उनका आकार चेंज करते रहेंगे पार्लियामेंट और असेंबली के लिए। ठीक है, तो ये बीच बीच में किया जाता रहता है। सबसे पहले बताया जा रहा है, पहले ही कॉलम का जो लास्ट पैराग्राफ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देखिए, डिलिमिटेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीसीडिंग सेंसस। जो पहले जनगणना हुई, जैसे ही जनगणना हो गई तो हमको आंकड़ा मिल गया कहाँ कितने लोगों की कितनी जनसंख्या है, तो उस हिसाब से डिलिमिटेशन कर दिया जाता है। सबसे पहला 1950-51 में किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन। समझ रहे, क्योंकि उस समय कोई कानून नहीं था कि डिलिमिटेशन कैसे किया जाए, तो राष्ट्रपति ने ही अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, राष्ट्रपति वो क्या करेंगे,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन की सहायता लेके कर दिया। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बना 1952 में। सबसे पहला तो यही पॉइंट आपसे पूछ लेगा किस साल में बना था, सबसे पहला डिलिमिटेशन किसने किया था, ठीक है। इसमें से हर एक पैराग्राफ जो आप देखेंगे मैंने हाईलाइट किया, उसमें से एक एक MCQ बन सकता है, ठीक है। ऑल सच एक्सरसाइजेज हैव बीन कंडक्टेड बाय डिलिमिटेशन कमीशन 1952, 1963, 1973 में। देखिए हर 10 साल में डिलिमिटेशन कमीशन बनाती चली गई सरकार, क्योंकि हर 10 साल में एक एक जनगणना हुई, उस हिसाब से उन्होंने बनाया। फिर उसके बाद अगला डिलिमिटेशन देखेंगे 73 के बाद 84 में न होके 83 में न होके 2002 में हुआ। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि 1976 में ऐसा कानून बना कि भाई डिलिमिटेशन को हम लोग फ्रीज कर देते हैं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जिन राज्यों में जनसंख्या बढ़ रही है उन राज्यों को तो ज़्यादा पार्लियामेंट सीट्स मिलती जा रही हैं, उन राज्यों से ज़्यादा लोग पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं, और जिन राज्यों में लोगों ने सरकारों ने जनसंख्या नियंत्रण के काफ़ी प्रयास किए हैं वहाँ जनसंख्या नियंत्रित हो रही है, तो उनको तो नुकसान हो जा रहा है इस तरह से, है ना। जैसे कि नॉर्थ इंडिया के जो काफ़ी राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, यूपी प्लस उत्तराखंड, बिहार प्लस झारखंड, इनका देखेंगे कितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, उतना साउथ के राज्यों का, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का नहीं है। तो इस तरह से तो पार्लियामेंट में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, और जो राज्य अपनी जनसंख्या नियंत्रित कर रहे हैं उनको भी इसका इंसेंटिव चला जाएगा, वो कहेंगे हम क्यों नियंत्रित करें भाई, हमें तो नुकसान हो जा रहा है इन बातों से, ठीक है। तो इसलिए 1976 में ऐसा कानून बना कि अमेंडमेंट बना। 1976 में क्यों बना, 1976 में एक ऐसा अमेंडमेंट आया था, 43rd अमेंडमेंट है शायद, उसको आप चेक कर लीजिए, बहुत श्योर नहीं हूँ मैं, 43rd अमेंडमेंट था शायद, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी, आपातकाल लगा दिया गया था। उसके बाद ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म जो कि इंदिरा गांधी जी की सरकार को लगता था कि हमें करने चाहिए, पर जब नॉर्मल लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है उसमें लोग काफ़ी विरोध करते हैं, नहीं हो पाता है, तो उस 1976 के अपने अमेंडमेंट में उन्होंने कर दिया था। उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इतने ज़्यादा अमेंडमेंट हुए थे। उसमें एक अमेंडमेंट ये भी था, उन्होंने डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि 2001 में अब अगला डिलिमिटेशन होगा, ठीक है। उनका ऐसा मानना था कि 2001 तक देश भर का पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसा स्टेबल हो जाएगा कि हर इलाके में बराबर ही पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही होगी, तब हम फिर डिलिमिटेशन कर देंगे। लेकिन 2001 तक जब हम आए तब हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ है, तो 2026 तक एक्सटेंड कर दिया हमने इस फ्रीज को, कि अब 2026 में जाके डिलिमिटेशन होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो 2002 में एक डिलिमिटेशन हुआ, लेकिन उसमें क्या हुआ, लोकसभा की सीटों को और असेंबली की सीटों को बढ़ाया नहीं गया, चेंज नहीं किया गया, उनकी संख्या को चेंज नहीं किया गया, उनके आकार को चेंज कर दिया गया, ताकि किसी अगर एक असेंबली सीट में ज़्यादा लोग हैं, एक असेंबली सीट में कम लोग हैं, तो उनको आधा आधा बांट के बराबर कर दिया जाए। तो हर राज्य और हर लोकसभा क्षेत्र, हर राज्य के अंदर लोकसभा क्षेत्र जो है और विधानसभा क्षेत्र हैं, उनकी संख्या बराबर ही रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस उनके आकार को चेंज कर दिया गया 2002 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अरुणाचल, आसाम, मणिपुर और नागालैंड में नहीं किया गया था ये काम। वहाँ पर क्यों नहीं किया गया था, वहाँ पर देखिए जनजाति और बाहर के लोग, इन दोनों के बीच में काफ़ी संघर्ष है, काफ़ी मुद्दा है नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में, ठीक है। कई राज्यों में कई जनजातियां रहती हैं जो किसी दूसरे राज्य से आई हैं, तो वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि इनको यहाँ पर पनाह नहीं मिलनी चाहिए, ये यहाँ बराबर के निवासी नहीं हैं। कहीं पर बांग्लादेश से आए रेफ्यूजीज़ का मामला है, ऐसे हमारे देश के बंगाली पहुँचे हैं आसाम में, असमिया लोगों का कहना है कि नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं। NRC, द नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, वो आसाम से ही ये पूरा मुद्दा निकला है, जिसको लेके कितना, अभी तो कोरोना आ गया, वरना इसको लेके कितना ब्रूहाहा हो रहा था, दिल्ली में, देश भर में कितना इसके लिए विरोध प्रदर्शन हुआ, हिंसा वगैरह हुई। ये पूरा मामला यही नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑल पार्टी डेलीगेशन आसाम से गया था, उस समय जो होम मिनिस्टर थे शिवराज सिंह पाटिल, उनके पास ये कहने के लिए कि भाई यहाँ पर डिलिमिटेशन नहीं किया जाए अभी, क्योंकि NRC नहीं हुई है। NRC अगर वहाँ पे होगी तो पता चलेगा कौन कौन नागरिक ही नहीं है, तो उसके आधार पे आप देखेंगे कहाँ पे कितनी जनसंख्या है, किस हिसाब से असेंबली सीटों को बांटा जाए, क्या किया जाए, है ना। तो उसके लिए फिर वहाँ पर पार्लियामेंट ने ऐसा वहाँ पर किया कि ठीक है यहाँ पर डिलिमिटेशन नहीं किया जाता। डिलिमिटेशन एक्ट को अमेंड कर दिया गया और राष्ट्रपति जी ने ऑर्डर दे दिया गया कि यहाँ पर जो 4 राज्य हैं उनका डिलिमिटेशन बाद में कभी तो होगा, ठीक है। अब इस साल 28 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने डिक्लेयर किया कि अब वहाँ पर डिलिमिटेशन किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर NRC तो एक राउंड हो चुकी है, उसमें से कुछ 19 लाख लोग निकल के आ गए हैं आसाम में कि ये नागरिक नहीं है, ठीक है। उनको हटा के बाकी लोगों के हिसाब से डिलिमिटेशन कर दिया जा सकता है। तो इस आधार पे देखिए 6 मार्च को लॉ मिनिस्ट्री ने नोटिफाई कर दिया कि डिलिमिटेशन कमीशन बना दिया जाए 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए, और एक जम्मू कश्मीर को भी ऐड किया गया है। जम्मू कश्मीर भी 2002 से 8 इस वाले जो प्रोसेस था इसमें उसको नहीं ऐड किया गया था,
ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। अच्छा, क्या किया जाएगा? देखिए 2026 तक ऑलरेडी बैन है कि संख्या नहीं बदली जा सकती असेंबली और लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर बस क्या किया जाएगा, जो बाउंड्री ऑफ सीट्स हैं उसको रीड्रॉ किया जाएगा, उनका आकार बदला जाएगा, जैसा कि 2002 में हुआ था बाकी जगहों पर, वैसा यहाँ पर होगा, सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के। आप देख रहे हैं कितने पेज हैं, हर एक सवाल बन सकता है इस पे। जम्मू कश्मीर में सीटों की तादाद बढ़ेगी, 107 से बढ़ा के 114 कर दी जाएगी, ताकि जम्मू और कश्मीर का बराबर रिप्रेजेंटेशन हो। ऐतिहासिक तौर पे कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रहा है, जम्मू का कम रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सब बातें हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत क्या, देखिए मेहंदी रत्ता जी जो है वो लॉयर हैं, एक मेहंदी रत्ता जी, ठीक है। वो लॉयर है, मतलब ऐसे वैसे लॉयर नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन के 50 साल से, ठीक है, एसके मेहंदी रत्ता उनका नाम है, 50 साल से वो इलेक्शन कमीशन के लीगल एडवाइज़र रहे हैं और इस देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी डिलिमिटेशन पे उनको माना जाता है, ठीक है। उन्होंने एक बहुत ही ऑब्वियस सा यहाँ पे अपना कंसर्न रेज किया है, बहुत ही ऑब्वियस सा कंसर्न किया है। देखिए जब 2002 में ये बात हुई थी कि ये इन 4 राज्यों में डिलिमिटेशन अभी नहीं किया जा रहा है, बाद में किया जाएगा, ठीक है, तब ये बोला गया था कि राष्ट्रपति ही जब वाजिब समझेंगे तब इलेक्शन कमीशन की सहायता से कर देंगे वहाँ पे डिलिमिटेशन, ठीक है, जैसा कि सबसे पहला 1950 में हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो क्या किया कि लॉ मिनिस्ट्री ने एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाने की बाकायदा बात कर दी कि डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा जो यहाँ पर काम करेगा। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 8A ऐड किया गया था इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, तो ये तो उसके सीधे सीधे विरोध में जा रही है बात। तो ये कैसे, तो लॉ मिनिस्ट्री को इस बात की भनक नहीं लगी, किसी ने ये बात रेज नहीं की लॉ मिनिस्ट्री में, अपने आप में एकदम आश्चर्यजनक बात है ये, ठीक है। इतना ऑब्वियस सा ये प्रॉब्लम है, नंबर 1। नंबर 2 कि ऐसा कोई करने क्यों जा रहा है? आप ये मत समझिए कि वो भूल गए, उन्हें पता नहीं था। एक्चुअली एक पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पर ये भी है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो भी फैसला सुनाएगा उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी कई आर्टिकल्स हैं जिनमें ये बातें मेंशन है कि इस चीज़ को कोई कोर्ट चैलेंज नहीं करेगी। हालांकि ये बात अपने आप में गोज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को ही खारिज कर सकता है, कह सकता है कि ऐसा कोई मामला नहीं है जिसको किसी कोर्ट में रिव्यू नहीं किया जा सके, क्योंकि वो आर्टिकल 32 के विरोध में चली जाती है बात। लेकिन और संविधान का बेसिक फ्रेमवर्क है आर्टिकल 32। लेकिन चलिए फिलहाल तो ऐसे कई कानून हैं, ऐसे कई आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके तहत की जाने वाली प्रक्रिया को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब अगर जैसा कि इन्होंने 2002 में अमेंड करके बनाया था, राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन की सहायता से ही वहाँ की सीटों के आकार वगैरह बदल देते हैं, तो उसको कोई जाके चैलेंज कर देगा कोर्ट में। जो जनजातियों का वहाँ आपस में संघर्ष है नॉर्थ ईस्ट में, वो कह देंगे नहीं फलानी जनजाति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई, हमें कम मिली, ये तो यहाँ के हैं ही नहीं, ये तो बाजू वाले राज्य के हैं, वो तो कोई 300-400 साल पहले आके यहाँ रहने लग गए थे, उन्हें आप इस तरह के अधिकार नहीं दे सकते वगैरह वगैरह, पूरा मामला खड़ा हो जाएगा। हाँ, अगर डिलिमिटेशन कमीशन अपना फैसला सुना देती है ऐसा कुछ, तो किसी कोर्ट में भी अगर मामला पहुँचे तो अदालत कह देगी भाई हम तो इस पर कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो मामला कोर्ट में चैलेंज किया जा ही नहीं सकता है। ऐसा सोच के सरकार ने ये स्टेप उठाया है। लेकिन इसके लिए उन्हें जो संविधान में 2002 में अमेंडमेंट किया गया था, आर्टिकल 8A ऐड किया गया था, उसको अमेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो जाएगा, है ना। तो यही पूरा ये पेज है, देखिए इसमें जो बातें मैंने आपको बताई डिटेल में आप समझिए, इस पूरे आर्टिकल को खुद से पढ़ लीजिए, जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किए हैं उनको ध्यान से देखिए। बात असल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट बात है। इस तरह की घटनाएं हमारे देश के इतिहास में कई बार हुई हैं, ऐसा हुआ तो वैसा हो गया, वैसा हुआ करके एक कानून बना, पर अब ऐसा हो रहा है तो वो कानून आड़े आ रहा है ना। तो उसके लिए इस तरह की बातें हो रही हैं, पर ज़रूर से ज़रूर आप देख सकते हैं, खुद भी आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया MCQs इस पर बनाए जा सकते हैं। और जिन्होंने ये मैंने जो भी बात बताई उसको ध्यान से सुना है, वो बिल्कुल उन सारे MCQs को आंसर कर देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पर। देखिए 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया है यूएस की ई-कॉमर्स और इस तरह की डिजिटल मीडिया वाली जो कंपनियां हैं उनके ऊपर, जो उसको यूएस ने बोला है कि भाई ये तो ठीक नहीं है, तो इंडिया ने उनको बोला है कि नहीं ये एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2% इस तरह का टैक्स हमने लगाया है, इससे एक्चुअली कंपटीशन ही बढ़ेगा। हमारे देश की भी जो डिजिटल मीडिया वाली कंपनियाँ हैं उनको बराबर कॉम्पीट करने का मौका मिलेगा, वैसा। देखिए दुनिया भर में क्या हो रहा है, गूगल
से लेके नेटफ्लिक्स से लेके इस तरह की सारी कंपनियां जो रहती यूएस में है ना, उनका कंटेंट पूरे दुनिया भर में देखा जाता है और वो टैक्स यूएस में देती हैं। उनका धंधा एक तरह से पूरी दुनिया में चल रहा है, पर वो पूरी दुनिया में कहीं टैक्स नहीं देती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे सर्वर, हम तो अपना डेटा भाई अमेरिका में हमने बना के रखा हुआ है, अब कहीं इंटरनेट से कौन एक्सेस कर रहा है हम क्या जाने, वो अब वो इंसान से ले लो टैक्स अगर लेना है तो, है ना। यहाँ से लोग पैसे भी देते हैं इनको, नेटफ्लिक्स को सब और गूगल को ऐड के ज़रिए गूगल पैसे जनरेट करता है। तो इन हर देश को लगता है कि हमारे देश में इन लोग बिजनेस कर रहे हैं पर हमें कोई टैक्स तो देते ही नहीं है। तो इंडिया ने फिर इसके लिए, और ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं उनके लिए, और डिजिटल मीडिया जो कंपनियां हैं उनके लिए 2% इक्वलाइजेशन टैक्स एक तरह से लगाया है, ठीक है। और उसको यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इंडिया में, उन्होंने कहा कि ये तो भाई बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इंडिया ने क्या जवाब दिया देखिए कि इट इज़ एप्लीकेबल, और एमसीक्यू इस पे बनेगा कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर कंपनीज विद एन एनुअल रेवेन्यू इन एक्सेस ऑफ ₹20 मिलियन, ठीक है। जो 2 करोड़ रुपए से ऊपर का सालाना रेवेन्यू है जिन कंपनियों का, उन्हीं पे तो टैक्स लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अपने घर में कोई ऐसा, आप समझिए फेंग शुई के कुछ सामान बना रहे हैं, कोई टैरो कार्ड बना रहे हैं कोई लेडीज़ अपने घर में अमेरिका में, और वो कोई यहाँ खरीद रहा है तो उन पर अब ये टैक्स लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उन्हीं पर टैक्स लगेगा, ठीक है। एम्ड एट एग्जेम्प्टिंग वेरी स्मॉल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ग्लोबली, एडिंग दैट इंडिया इज़ रेडी टू इंगेज इन बायलैटरल डिस्कशन विद द यूएस ऑन द मैटर। ये भी कहा है हम इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ये मामला, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताई कंडीशन, ये कंडीशन एमसीक्यू में आ जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितने रेवेन्यू के ऊपर की ई कॉमर्स कंपनियों पे ये इक्वलाइजेशन टैक्स लगाया गया है, ठीक है। जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने पिछले महीने 10 देशों के ऊपर, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जी की जो यूएस में सरकार है, उन्होंने, उनका ये नारा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट। वो कहते हैं कि अमेरिका की पहले की सरकारों ने दूसरे देशों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, खुद को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पर अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब हम खुद को इंपॉर्टेंस देंगे और देखेंगे कि अमेरिका का कहीं नुकसान ना होने पाए। तो अब उन्होंने 10 देशों के अंदर इस तरह के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारे प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा है, हम भी बराबर का टैक्स लगाएंगे सामने वाले पे। तो उसी के तहत ये पूरी बातें हुई हैं और ये पूरा मामला हुआ है, ठीक है। देखिए अगली न्यूज़ क्या है, इट इज़ अबाउट, ये अगेन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात हो रही है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होते हैं कि हमारे देश में कई जगहों पर हमने बहुत सारा पेट्रोल रिजर्व करके रखा है। पहले होता था कि इराक में युद्ध हो गया तो हमारे देश में पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया, और पेट्रोल तो हमको खरीदना तो पड़ेगा ही, पूरी अर्थव्यवस्था पेट्रोल डीजल पर ही चलती है, तो उसका दाम इतना बढ़ गया कि उसको डॉलर हमारे जितना भी हमारे देश में था वो पेट्रोल खरीदने में चला गया। हमने विदेशों से जो लोन लिया हुआ था अब उसकी किस्त चुकाने के लिए हमारे पास डॉलर नहीं बचे। 1991 में इसी तरह का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, ठीक है। हमें अपना गोल्ड स्विस बैंकों में गिरवी रख के उनसे डॉलर उधार लेने पड़ा, है ना। तो ये सिचुएशन थी। अब ऐसा ना हो करके काफ़ी समय से हमने हमारे देश में ही, हम ज़मीन में गड्ढा खोद के समझिए एक तरह से टैंक्स में हम अपना पेट्रोल रिजर्व रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में जो आप ये इमेज देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, उसमें जो ऊपर में SPR1 यानी पहला स्टेज है ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का, उसमें 3 जगहों पर बनाया गया है, विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में और पदूर कर्नाटका में बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले मैंगलोर में बनाया गया था, आई थिंक तब मैं मैंगलोर में ही था जब ये बात हुई थी। और दूसरे लेवल पर क्या किया जाएगा, एक तो चंडीखोल उड़ीसा में बनाया जाएगा और पडूर कर्नाटका में जो है उसकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। या पडूर कर्नाटका में बनाया जाएगा, पडूर कर्नाटका में शायद अभी पूरा ऑपरेशनल हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि पडूर कर्नाटका में जो लिमिट है उसको डबल कर दिया जाएगा, पदूर में बना हुआ है उसका लिमिट डबल कर दिया जाएगा। तो अब मामला ये है कि अभी की न्यूज़ क्या है, अभी ये है इंडिया और यूएस ऑयल से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एनर्जी कोऑपरेशन की बातचीत करते हैं, ठीक है। इंडिया के साथ यूएस ने एक न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन डील भी किया है मनमोहन सिंह जी की सरकार में, UPA 1 के एकदम अंत में। तो इंडिया और यूएस एनर्जी कोऑपरेशन की फील्ड में बहुत एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो इतने कदम मिल चुके हैं अब आप समझिए कि इंडिया कह रहा है कि हम कुछ ऑयल अमेरिका में रखेंगे अपना, है ना। मतलब अमेरिका से हमारी इतनी दोस्ती हो गई है अब कि अगर कभी इंडिया पे संकट आए कुछ हो तो हमारा कुछ तेल अमेरिका में हमने रखा हुआ है, ऐसी स्थिति होगी। इस तरह की बातचीत हुई है, इसको लेके कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है फिलहाल, ये मामला उठा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे लेफ्ट में जो न्यूज़ आर्टिकल है उसमें जिन पैराग्राफ्स को मैंने हाईलाइट किया है वो देखिए।
पहला ये है कि विद द यूनाइटेड स्टेट्स कोऑपरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एंड बूस्टिंग कोलैबोरेशन इन एरियाज इंक्लूडिंग बायो एनर्जी। बायो एनर्जी में क्या होता है, तो बायो के ज़रिए यानी कोई बैक्टीरिया हो या कोई और जीवित प्राणी हो जिसके ज़रिए हम फ्यूल बना सकें। जत्रोपा एक पौधा है जिसको कि यूज़ किया जाता है बायोफ्यूल बनाने के लिए। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, JATROPA, तो उसको गूगल करके देखिए, उस पर शॉर्ट नोट बना के रखिए। जत्रोपा को यूज़ किया जाता है बायोफ्यूल बनाने के लिए, हाइब्रिड फ्यूल बनाने के लिए, ठीक है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत एनर्जी खर्च होती है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी कैसे यूज़ की जाए। और हाई एफिशिएंसी कोल टेक्नोलॉजीज़ विद लो एमिशंस, ठीक है। तो अब दुनिया भर में बात होती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपने एमिशंस कम करें, और डेवलपिंग कंट्रीज़ कहती हैं कि भाई हमें तो अभी डेवलप करना है, हमें तो अभी विकास करना है। विकसित देशों ने तो कर लिया अपना विकास और पूरे पर्यावरण में जितना एमिशन करना था, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आपने कर दिया, और एनवायरनमेंट की स्थिति अब ख़राब है और हमें आप डेवलप भी नहीं करने देंगे, तो हम कैसे अपना करेंगे। तो इसका समाधान ये है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ विकसित देशों में है जहाँ पर कि वो कोयले का इस्तेमाल भी करते हैं और उससे ज़्यादा एमिशन होता भी नहीं है। तो समय की मांग ये है कि अपनी ये टेक्नोलॉजीज़ वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया है, चाइना है, इनको सप्लाई करें ताकि हम अपना डेवलपमेंट भी कर सकें और हमारे से ज़्यादा प्रदूषण भी ना हो, ठीक है। तो इस तरह की बातों में इंडिया और यूएस बात करते हैं, आपस में कोलैबोरेट करते हैं। अब दूसरा जो मैंने हाईलाइट किया देखिए, तो यहाँ पर बात हुई मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो यूएस भी मेंटेन करता है अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, तो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेगी कैसे किया जाता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह आप हमें सिखाइए कैसे कैसे आप लोग करते हैं। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया स्टोरिंग ऑयल इन द यूएस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व टू इंक्रीज इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टॉक पाइल, ठीक है। ये जॉइंट स्टेटमेंट दोनों ने बात की, यानी एक लेवल पे प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई अमेरिका सहमत है कि हम इंडिया का पेट्रोल भी अपने पास में स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है। ये बातें हैं। वो इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन क्या आएगा सीधा साफ कि इनमें से किन जगहों पर ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पदुर में है, और चंडीगढ़ उड़ीसा में बनने की बात है, अपकमिंग है। ये अप्रैल का ये न्यूज़ है जो मैं दे रहा हूँ कि अपकमिंग है, अभी तक तो नहीं बना है। दूसरा, अगर थोड़ा टफ कर दिया गया तो आपसे पूछा जाएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए कितनी कैपेसिटी कहाँ पर है, ठीक है। तो कर्नाटका में पडुर जो है वहाँ पर देखिए 2.5 मीट्रिक टन वहाँ पर है। फिर उसके बाद आता है मैंगलोर कर्नाटका, वहाँ पे 1.5 मीट्रिक टन है। और उसके बाद आता है विशाखापट्टनम, 1.33 मीट्रिक टन है वहाँ पे, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। चंडीगढ़ जो बनेगा उसमें 4 मीट्रिक टन हम रखेंगे, सबसे बड़ा हमारा पेट्रोलियम रिजर्व वो रहने वाला है, ये आप याद कर लीजिए। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू करके जो पॉइंट्स मैंने बताया, इंडिया यूएस बायो एनर्जी में कोलैबोरेट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में रिन्यूएबल एनर्जी लाने की सोच रहे हैं, और इंडिया यूएस में अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रखने की सोच रहा है। ये पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू करके मल्टीपल ऑप्शंस में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगली, जैसे मैं हर रोज़ छोटी छोटी न्यूज़ आपके लिए लेके आता हूँ जो किसी से भी मिस हो जा सकती है लेकिन जिनसे ज़रूर एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है, टिडबिट्स कहते हैं जिनको। तो देखिए आज बहुत सारे टिडबिट्स मैं लेके आया हूँ। सबसे पहला एक छोटा सा पॉइंट दिया गया था कि पहली बार राज्यसभा के जो मेंबर्स थे वो राज्यसभा के चेंबर में ही, खाली चेंबर में उन्होंने शपथ ली अपनी, ठीक है। तो अब इससे मुद्दा उठता है कि लोग शपथ कहाँ लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है सबसे लेफ्ट में, सबसे ऊपर में जो न्यूज़ आइटम है छोटा सा, उसमें मैंने हाईलाइट क्या किया हुआ है, यूजुअली मेंबर्स टेक द ओथ ड्यूरिंग द सेशन एंड व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन इट इज़ डन इन द चेयरमैन्स चेंबर। या तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो आपने टीवी में देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी में जब सेशन चल रहा हो आपको देखना चाहिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो उसमें लोग जब सेशन चल रहा है सबसे पहले जो नए मेंबर्स हैं उनका शपथ ग्रहण वहाँ पर ही हो जाता है। सब लोग बैठे रहते हैं, वो आ के अपनी शपथ पढ़ लेते हैं सब लाइन से खड़े होके। अगर नहीं चल रहा है सेशन में मान लीजिए, ठीक है, जो कि तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जो चेयरमैन है राज्यसभा के उनके चेंबर में जाकर ही लोग शपथ ले लेते हैं, चेयरमैन उनको शपथ दिलवा देते हैं, ठीक है। अभी लेकिन यहाँ पर क्या, बट द 61 मेंबर्स हु हैव बीन इलेक्टेड और री इलेक्टेड दे इंक्लूड 2 चेयरपर्सन्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ विच हैव टू रिज्यूम मीटिंग्स, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी के 2 चेयरमैन अभी इलेक्ट या री इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। उनको अपना काम चालू करना है ताकि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का काम चालू हो सके, लोकतंत्र का काम ना रुके कोरोना के बीच में, है ना। ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है, तो इनको तो शपथ दिलवानी पड़ेगी। अब चेयरमैन के चेंबर में तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कैसी होगी, तो मीटिंग्स कैन नॉट बी कन्वीन्ड अंटिल द चेयरपर्सन टेक ओथ। तो क्या होगा, टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने उनको हाउस के चेंबर में ही उनसे शपथ दिलवा दी जाएगी। इतनी बड़ी बात क्यों, सोचिए हाउस का चेंबर कितना बड़ा है, 250 लोग बैठते हैं वहाँ पर सिर्फ ये 60 लोग आएंगे या वो भी 10-10 करके आएंगे शायद। उनसे वो खाली सभा में उनसे जब वो शपथ दिलवाएंगे, अगर इसका लाइव ट्रांसमिशन आरएस टीवी में होता है तो ये बहुत ही मतलब दुखद हमको लगेगा देखने में कि इतने बड़े चेंबर में खाली 4 लोग बैठ के वहाँ पे शपथ ले रहे हैं। उससे पता चलेगा कि कितनी बड़ी विभीषिका से हमारा देश गुजर रहा है। तो खैर किस परिस्थिति में कब कौन कहाँ शपथ लेता है ये मैंने आपको बता दिया।
चांस है, घूमते फिरते किसी के दिमाग में आ जाए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब उसी के नीचे आते हैं, जिदान गाइड्स रियाल टू 34th ला लीगा टाइटल। देखिए मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स काफ़ी समय से हो नहीं रहा है, हर एक एग्जाम में स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी बड़ी घटनाएं हो वो आपको ज़रूर याद कर लेनी चाहिए, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। जो फुटबॉल देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो फुटबॉल नहीं देखते उन्हें बता दूँ, ला लीगा करके यूरोप में एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है, ठीक है। लास्ट स्पेनिश में मतलब होता है द, और लीगा मतलब लीग, द लीग, फुटबॉल का लीग टूर्नामेंट है ये, वो हो रहा है। जिदान जो है बहुत बड़े खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, जिनेदीन जिदान इनका नाम है, फ्रांस के खिलाड़ी हैं ये। रियाल मैड्रिड स्पेन का जो शहर है उसकी टीम है, उसके कोच हैं ये, ठीक है। अपने समय में बहुत बड़े खिलाड़ी तो थे ही, आज से 10 साल पहले मान लीजिए काफ़ी बड़े खिलाड़ी थे, ये इसके कोच बन गए हैं, और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में रियाल मैड्रिड जो है 34वीं बार ला लीगा टाइटल जीत चुका है। आपसे पूछ दिया जाएगा, स्टेट पीएससी पे गारंटी मान के चली आएगा, ये स्टेट पीएससी वाले पूछते ही पूछते हैं किसी कारण से कि किसने ये फुटबॉल वाली ट्रॉफी किसने जीती, यूएफए कप किसने जीता, किसको गोल्डन बूट मिला, इस तरह के सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो जिनेदिन जिदान के नेतृत्व में के कोचिंग में रियाल मैड्रिड जो टीम है उसने ला लीगा का टाइटल जीत लिया है, ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए। उसके नीचे आते हैं तेलंगाना की जो न्यूज़ है कि तेलंगाना जो है फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जो कोरोना से जूझ रहे हैं राइट नाउ, एकदम फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, रोज़ कोरोना पेशेंट से डील करते हैं, ठीक है। हमको तो कह दिया घर में बैठ जाओ तो ताकि आपको कोरोना ना हो, पर वो बेचारे, उनको रोज़ कोरोना वालों से डील करना पड़ रहा है। कितनी ज़्यादा तादाद में हेल्थ केयर वर्कर्स की मौत हो रही है कोरोना से, है ना। तो उनको तेलंगाना राज्य सरकार ने क्या किया है कि उनकी 10% सैलरी बढ़ा दी है, तो इतना तो कर ही सकते हैं हम उनके लिए, है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, किस राज्य ने 10% सैलरी बढ़ाई है फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की, आपको आंसर देना है तेलंगाना। अब ऊपर में आते हैं आईपीएल वाली न्यूज़ में। आईपीएल यूएई में होगा ऐसा बीसीसीआई वालों का रेजोल्यूशन है, उनका मानना है। कंडीशन सप्लाई यानी पूरा अभी डिसाइड नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में डिसाइड हो जाएगा, हो नहीं हो आप याद रखिए, यूएई में आईपीएल होने वाला है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। अब नीचे न्यूज़ में आई टिडबिट्स के नीचे जो मैंने दिया है, उड़ीसा में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको पेंशन मिलेगी अब मधु बाबू पेंशन योजना के तहत, ठीक है। एक तो मधु बाबू पेंशन योजना कौन से राज्य में चलती है, तो आप याद रखिए उड़ीसा में चलती है। प्लस कौन से राज्य में ट्रांसजेंडर्स को अब पेंशन देने की बात हो रही है, तो उड़ीसा में पेंशन देने की बात हो रही है, ठीक है। पहले से ही उड़ीसा में ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया है। काफ़ी मायनों में उड़ीसा की जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील फैसले लिया करती है, ठीक है। उसमें से एक फैसला ये भी है। अब सबसे राइट साइड में आप आ जाइए, ये एक बहुत बड़े सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। देखिए आज नेल्सन मंडेला जी का दिन है, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे है, ठीक है। तो उसी के समय साथ में मैंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम लिया था, जिन्हें नहीं पता है गूगल करके पढ़ लीजिए उनके बारे में, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में भी ब्लैक लोगों के खिलाफ कानून थे, वहाँ पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, पर सेग्रीगेशन होता था। सेग्रीगेशन यानी अलग अलग, यानी वाइट लोगों का पानी पीने का व्यवस्था अलग रहेगा, ब्लैक लोगों का अलग रहेगा। वाइट लोग जो है बस के इस तरफ में बैठेंगे, ब्लैक लोग बस के उस तरफ में बैठेंगे। कोई ब्लैक आदमी, खाली सीट भी है वाइट लोगों की तरफ में, तो वहाँ नहीं बैठ सकता है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक वहाँ पे इस तरह के कानून थे, उन्हें कुछ भी गलत नहीं दिखता था इसमें। 1950 के दशक में जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो एक प्रीस्ट थे वहाँ पर, उन्होंने मुहिम छेड़ी कि नहीं ये गलत बात है, सिविल राइट्स का मूवमेंट चलाया। वो गांधी जी को अपना आइडल मानते थे, तो इसलिए सिविल डिसोबीडियंस उन्होंने पूरा चालू किया नॉन वायलेंट मीन्स से, और इस पर भी जिसे कहते हैं दिल्ली हिल गई, यानी वहाँ की सरकार हिल गई, उन्हें अपने संविधान में पूरे बदलाव करने पड़े और इस तरह के हर एक कानून को हटा दिया गया। तो जैसा कि मैंने कहा था, जो कहते हैं कि यह हिंसा वगैरह से कुछ नहीं होता, ये गांधीयन टेक्निक से कुछ नहीं होता, ये सब झूठ बातें हैं, वो गलत हैं, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में भी ये काम हो चुका है अलग अलग समय पे, ठीक है। तो उसी देखिए उसी के सिलसिले में उनके जो एकदम राइट हैंड मैन थे जिनको कहना चाहिए, वो थे C.T. विवियन, ठीक है। ही वॉज अ डिसिप्लिन्ड एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस इन द बैटल फॉर रेशियल जस्टिस इन द US। उनका आज निधन हो गया है। ही डाइड एट हिज होम इन अटलांटा। MCQ क्या आएगा कि कौन है वो जो कि सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जिसका इस साल निधन हो गया, उसका आंसर होगा C.T. विवियन, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और किस तरह की वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर UPSC प्रिपरेशन से रिलेटेड देखना चाहेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल।